सभी को नमस्कार। जैसा कि सबको पता है कि अभी एक नई वैकेंसी अनाउंस हुई है EMRS, और काफ़ी दिनों से आप सभी को वेट था इसका। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जो वैकेंसीज आई हैं, इनका NVS की वैकेंसीज का भी काफ़ी इंतज़ार था आपको। और अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अपन उस पर बात कर लेते हैं, क्या क्या स्थिति है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। और तैयारी कैसे करें, कैसे नहीं करें, वो सारी चीज़ें इसके जस्ट बाद एक अपनी वीडियो बना देंगे, और उसमें आप अच्छे से देख लेना और उसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। पहले ये देखें कि भाई वैकेंसी आई है तो उसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस हैं, पेपर पे कैसा होगा, एग्ज़ाम क्या होगा, है ना, और क्या उसमें नया चेंज हुआ है, ठीक है, सिलेबस कैसा रहेगा, सारी चीज़ें के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि फॉर्म भरते टाइम, उसके बाद तैयारी करते टाइम, उसके बाद और छोटी छोटी जो बातें निकल के आती हैं, वो सारी की सारी आज अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। शुरू करें। हाँ, तो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कुछ मॉडल स्कूल्स बनाए हैं ST के कैटेगरी के बच्चों के लिए, 6वीं से 12वीं तक के लिए, और उनको रेजिडेंशियल स्कूल ही बनाया गया है, यानी बच्चे वहीं रह करके पढ़ेंगे, टीचर्स से या फैकल्टीज हैं वो भी वहीं रह के पढ़ेंगी। तो कई तरह की वैकेंसीज आई हैं, लाइब्रेरियन की आई हैं, वार्डन की आई हैं, PGD TGT, वो सब देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिस पे अपन डिस्कस करेंगे आज, है ना। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NES TS इसको करवाता है एग्ज़ाम को, ठीक है। हाँ, इंट्रोडक्शन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस, ये आपको टेक्स्ट दी गई है। किस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे? स्टाफ सिलेक्शन जो करवाता है एग्ज़ाम, इसके बारे में तो पता है आपको। पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे, कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगी, मार्किंग स्कीम क्या होगी, और सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, और रफ वर्क, वो सारी बातें अपन करेंगे। एक चीज़ ज़रूर इस पे छोटी छोटी चलते चलते अपन डिस्कस कर लेंगे कि जो RPSC की एग्ज़ाम अभी वैकेंसी निकली हुई है, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी आपकी चल रही है, उसके साथ साथ इसको कैसे मैनेज करें अपन, है ना, इसकी तैयारी को कैसे मैनेज करें, इस पर भी एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन अपन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन है, और बाकी जो सर्टिफिकेट्स आपके लगते हैं EWS के, OBC के, PWBD के, वो सारी अपन बात करेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक रहती हैं, हर एग्ज़ाम में कॉमन रहती हैं, पेरमिन्स की, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपको पता है कि NESTS एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और उसको ये सारा का सारा जिम्मा सौंपा गया है कि हॉस्टल वार्डन है, TGT है, PGT है, प्रिंसिपल्स है, फीमेल स्टाफ नर्स है, जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और लैब अटेंडेंट है, इन सब की वैकेंसी करवाने का जिम्मा इस बार इसको दिया गया है। और मज़ेदार बात इसमें एक छोटी सी क्या है, ये कहा इसमें, वो भी सेम जो अपने पास यहाँ रहता है वही सारी की सारी स्थिति इसमें रहती है कि इन एडिशन नॉर्मल टीचिंग ड्यूटीज द टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड विद रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग लाइक हाउस मेंटरशिप, रेमेडियल एंड सुपरवाइजर स्टडीज, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ co-curricular एक्टिविटीज, escorting of students of official purpose and looking after students वेलफेयर जर्नल्स। कहने का मतलब ये है कि आपसे कहा गया है कि इसमें जैसे आप रिक्रूट हो जाते हो टीचर की पोस्ट पे, TGT है, PGT है, तो इसके साथ साथ आपको वहाँ की हॉस्टल्स वगैरह जो चलते हैं, उनकी रेजिडेंशियल जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और वो जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है, वो सारा का सारा आपकी देखरेख में चलेगा। आपको एक्स्ट्रा बात काम भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेंशन की बात नहीं है। उसके लिए आपको कहा गया है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10% बेसिक पे है, वो किया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, और ये सारी जिम्मेदारी वाली सारी की सारी बात। हाँ, अब एडमिशन पॉलिसी जो रहती है स्कूल्स में, वो किस प्रकार की रहती है? गर्ल्स और बॉयज़ के लिए 1:1 रहता है, MRS के स्कूल 1:1 50-50 रहेगा। और जब टीचर्स की भर्ती की बात आती है तो जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए कहा गया है कि फीमेल टीचर्स के लिए
मिनिमम 20% और मैक्सिमम 60% जो स्टाफ है वो फीमेल रखने का प्रयास किया जाएगा। भर्ती में मिनिमम 20% और मैक्सिमम कितना 60% जो स्टाफ है EMRS में वो उसमें कंसिडर किया जाएगा इस रेंज में। और इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अलग से जो सेपरेट रिजर्वेशन है, देयर इज नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर फीमेल टीचर्स टू दिस इफेक्ट। अब जैसे RPSC की वैकेंसीज आती हैं और वैकेंसीज आती हैं डिपार्टमेंट्स की, उसमें कैटेगराइजेशन जब किया जाता है रिजर्वेशन के अनुसार, तो उसमें मेल के लिए अलग रहता है, फीमेल के लिए अलग, इतना इतनी सीटें इसके लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसमें केवल कैटेगरी SC ST OBC WS जनरल इसके हिसाब से ये कैटेगराइज किया गया है। और उसमें ध्यान ये रखा जाएगा कि फीमेल स्टाफ 20 से 60% के बीच रहे, ये इतना थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। बाकी इसमें सेपरेट वो जो आप बताते हो बाकी वैकेंसीज में वो नहीं किया गया है, ठीक है ना। और बाकी वो सारी चीज़ें हैं कि पोस्टिंग जहां आपको मिलेगी इंडिया में वहीं आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, उसमें आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है ना। EMRS का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि SC के ST कैटेगरी के लिए, ऑल ओवर इंडिया ST कैटेगरी के लिए जो स्कूल्स 6वीं से 12वीं तक के स्थापित किए गए हैं और उनमें उन बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए ये सारा का सारा प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस एट ए ग्लांस, इस पे आ जाते हैं। मेन बात क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, फीस डिटेल क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सबमिशन एप्लीकेशन क्या रहा है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब है? 23/10/2020 23:50 रात्रि 11:50 तक पोर्टल ओपन रहेगा। 23 अक्टूबर तक लगभग 1 महीना और कुछ दिन आपके पास हैं, सफिशिएंट टाइम, 1 महीना आपके पास है। आप आराम से सोच विचार करके और तसल्ली से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा करके और फिर फॉर्म फिल करने बैठें। ये हो गया। फीस पेबल फॉर ESSC 2025 नॉन रिफंडेबल। फीस को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? फीस को 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक तो है एप्लीकेशन फीस और दूसरा है प्रोसेसिंग फीस। एप्लीकेशन फीस के लिए तो कह रहे हैं कि नॉट अप्लीकेबल फॉर फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स, इनके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन फीस इनके लिए फीमेल SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए नहीं लगेगी, लेकिन उनके लिए प्रोसेसिंग फीस सब के लिए लगेगी। ये मैंडेटरी है, ये सब के लिए लगेगी, ठीक है। और जो आपको फीस लगेगी वो क्यूमुलेटिव है। वो क्या है? क्यूमुलेटिव है कि बाकी जो बच गए इनके अलावा उनके लिए एप्लीकेशन फीस भी लगेगी, प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी, प्लस GST भी लगेगी, है ना। इसमें GST इंक्लूड नहीं है। आपको जब पे करोगे उस टाइम आपको पोर्टल पे दिख जाएगा कि कितनी GST लगनी है, वो उस पर आ जाएगा सारा का सारा। पेमेंट मोड क्या रहेगा ये बिल्कुल ध्यान रखें फॉर्म भरते टाइम। मोड ऑफ पेमेंट बाय ऑनलाइन मोड, ओनली ऑनलाइन मोड है। पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI यूजिंग ऑनलाइन गेटवे पेमेंट फैसिलिटी। पेमेंट का मोड यही रहेगा, ऑनलाइन सारा का सारा। If decided to pay fee through debit card, credit card, check the validity of card and keep it ready for you while logging into the website for submitting application form. जब भी आप फॉर्म भरने जाएं, पेमेंट करने जाएं, तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेमेंट करने बैठ रहे हैं तो आप चेक कर लें कि उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, पेमेंट होगा या नहीं होगा उससे, ठीक है। ये बात जरूर रखें, वहाँ जाके कोई दिक्कत खड़ी ना हो पेमेंट करते टाइम। वंस द पेमेंट हैज़ बीन कन्फर्म्ड, ए कन्फर्मेशन पेज विल बी जनरेटेड। ये बिल्कुल ध्यान रखें। इन केस ऑफ फीस पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड एज फॉलोइंग। अगर आपने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद आपके पास स्टेटस आ गया और पेमेंट कंफर्म हो गया, ओके का मैसेज आ गया, ठीक है, ओके का मैसेज आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो गया। कंफर्मेशन पेज आपके पास जनरेट हो जाएगा और आगे की प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। अगर आपके पास किसी कारण से, नेटवर्क इश्यू से, जैसे कार्ड की वैलिडिटी के इश्यू से या कोई और इंटरनेट के इश्यू से, ठीक है, कोई समस्या आती है और आपका जो पेमेंट आपने किया है वो फेल हो गया है, तो आपको क्या करना है? इफ द फीस इज पेड थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड स्टेटस इज नॉट ओके, आपका फीस हुआ नहीं, स्टेटस नॉट ओके, इट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज कैंसल्ड एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू कंसर्न्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड विद इन ए वीक। आपका अमाउंट वापस 1 वीक में आ जाएगा। सच कैंडिडेट्स हैव टू पे फीस वंस अगेन। ऐसे कैंडिडेट्स के साथ आपको जैसे प्रॉब्लम, इन जिन कैंडिडेट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई है, ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना।
इफ द फीस इज पेड थ्रू द नेट बैंकिंग यूपीआई एंड स्टेटस इज नॉट ओके, आपने सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल, अगर आपने पेमेंट किस तरीके से किया है, नेट बैंकिंग से किया है या किसी यूपीआई से, गूगल पे, बैंक, भीम ऐप से किया है, और आपके पास नॉट सक्सेसफुल का मैसेज है, तो उस कंडीशन में इट मीन्स ट्रांजेक्शन नॉट कंप्लीटेड, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस प्रकार के कैंडिडेट्स को भी दोबारा पे करनी पड़ेगी। क्लियर? प्लीज नोट दैट फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, आईपीओ विल बी रिजेक्टेड। और किसी भी तरीके का अगर आप कोई चैनल अपनाते हो फीस जमा करवाने के लिए, तो वो आपकी फीस क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। अब फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। दो भाग इसके बताए थे, कौन कौन से? एक तो एप्लीकेशन फीस है और दूसरा प्रोसेसिंग फीस है। तो वो कैंडिडेट जिनके लिए रिलैक्सेशन था एप्लीकेशन फीस में, फीमेल, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। लेकिन प्रिंसिपल है, पीजीटी, टीजीटीज है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके लिए प्रोसेसिंग फीस कितनी है? 500, टोटल 500 प्लस जीएसटी लगेगी। ठीक है? बाकी जो कैंडिडेट्स हैं अदर देन दीज कैंडिडेट्स, पोस्ट किस किस की? ये तीनों की तीनों टाइप की पोस्ट जो निकली हैं। एप्लीकेशन फीस प्रिंसिपल के लिए 2000 है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस 500, उसमें 2500, ठीक है, प्लस जीएसटी। टीजीटी पीजीटी जो टीचर्स है, टीचिंग स्टाफ है, उनके लिए 1500 प्लस 500, 2000 आपके लिए फीस रहेगी फॉर्म फी। और नॉन टीचिंग स्टाफ है 1000 प्लस 500, 1500 और प्लस जीएसटी रहेगा। बस ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा, है ना? हाँ, अब बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ सीटी अलॉटेड विद डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NESTS नेट्स वेबसाइट फॉर टियर फर्स्ट। 2 पार्ट में एग्जाम होगी, ये आपसे पहले बता दें। एग्जाम का प्रोसीजर क्या रहेगा? 2 पार्ट में रहेगी, टियर फर्स्ट और दूसरा टियर सेकेंड। टियर फर्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम होगी, टियर सेकेंड जिसके बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो डाउनलोड एडमिट, आपको कौन सी सिटी मिली है, आपका सेंटर कहाँ आएगा, एग्जाम का सेंटर, एडमिट कार्ड कब और कैसे मिलेगा, वो सारा का सारा विल बी नोटिफाइड ऑन नेस्ट वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको समय समय पर मिलता रहेगा। एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी टियर फर्स्ट और सेकेंड की? वो क्या रहेगा? विल बी नोटिफाइड ऑन नेस्ट। चेक करते रहें टाइम टू टाइम। सेंटर एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ, एडमिट कार्ड पे सेंटर आपको मिल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो नीचे एक्सप्लेन किया गया एज मेंशन इन द पैटर्न एग्जामिनेशन अगेंस्ट एवरी पोस्ट। जो नीचे पोस्ट है उसके साथ एक्सप्लेन किया गया है क्या रहेगा ड्यूरेशन एग्जामिनेशन। किसी के लिए 2.5 घंटे, किसी के लिए 2 घंटे, वो अपन बात कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि डिस्प्ले ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ OMR सीट, अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट एंड आंसर कीज फॉर इन्वर्टिंग चैलेंजेज ऑन। अगर आपने एग्जाम दे ली और उसके बाद आपको कोई डाउट रहता है कि भाई मेरी OMR सीट मुझे देखनी है, मैंने कहाँ गलती की है आंसर की लाने के बाद, तो वो आपको नेट्स की साइट पे मिल जाएगा टाइम टू टाइम। लेकिन ये डिस्प्ले जो होगा OMR सीट का, वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा, ये बात जरूर आप ध्यान रखना, है ना। डिस्प्ले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर टियर सेकेंड, लगभग EMRS का सिस्टम बना रखा है इन्होंने कि भी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं टियर फर्स्ट की, उसमें लगभग टियर सेकंड के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो 10 गुना वैकेंसी का 10 गुना लगभग ये पास करते हैं। ठीक है? तो उसके लिए शॉर्ट लिस्ट होगा और वो भी साइट पे आपको मिल जाएगा। आप लॉगिन करोगे अपनी लॉगिन आईडी से तो आपको दिख जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ ESSC 2025 रिजल्ट ऑन नेस्ट वेबसाइट फॉर ऑल पोस्ट अदर देन प्रिंसिपल एंड JSA ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टियर सेकंड एग्जामिनेशन। ठीक है? आपका जो रिजल्ट रहेगा कि आप पास रहे कि फेल रहे, वो आपको इन 2 पोस्ट के अलावा, 2 पोस्ट में क्या एक तीसरा और है प्रोसीजर है। ठीक है? प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू है और उनके लिए JSA के लिए जूनियर जो आपके पास सेक्रेटरी अकाउंटेंट रहता है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो इन 2 के अलावा बाकी का जो रिजल्ट है वो टियर सेकंड एग्जाम के बाद आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि टियर सेकंड उनका क्वालिफाइंग एग्जाम, टियर फर्स्ट के बाद टियर सेकंड वो सिलेक्शन एग्जाम रहता है, टियर फर्स्ट क्वालिफाइंग एग्जाम रहता है, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? टाइम टू टाइम डिस्प्ले ऑफ डिटेल्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टियर सेकंड एग्जाम। ये किसके लिए रहेगा? JSA के लिए। JSA के लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे, और उसका भी कब रहेगा और कैसे रहेगा वो अपने लॉगिन में देख सकता है कैंडिडेट। और JSA डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ JSA बाय कंसिडरिंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट ओनली विच इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस टियर सेकंड एग्जाम। तो भी क्वालिफाइंग रहेगा टियर सेकंड वाला, इनके लिए जो रहेगा टियर थर्ड वाला, सॉरी,
टीयर सेकंड के बाद डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर सेकंड एग्जाम। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट पास होंगे इसके लिए प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और उनकी लिस्ट भी उसकी साइट पे नेक्स्ट की साइट पे आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और इंटरव्यू का शेड्यूल क्या रहेगा, आप घबराएं नहीं, केवल इंटरव्यू प्रिंसिपल के लिए है, पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए ही इंटरव्यू है, बाकी किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू जारी कर दिया जाएगा टाइम रहते। डिक्लेरेशन ऑफ पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बाई, ठीक है, इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बस इसमें एक बात का ध्यान रखा जाएगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कि जब सिलेक्शन की सिलेक्शन के लिए रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें 80% थ्योरी का रहेगा टीयर सेकेंड, और इसका इंटरव्यू का उसका 20% कंसीडर किया, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, और वो भी वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि कैंडिडेट्स को अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। पहले भेजते थे ना, पोस्ट भेजते थे, रजिस्ट्री करवा देते थे फॉर्म निकाल के भर के, ऐसा कुछ नहीं प्रोसीजर है। केवल और केवल किस मोड से आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन पोस्ट से, ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है एज पर द एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी नोटिफाइड। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, किसी अदर मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। While filling online application form on the portal, the candidate will have to fill their generic particulars in part, 2 पार्ट में भरा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें। कितने पार्ट में भरा जाएगा एप्लीकेशन, 2 पार्ट में भरा जाएगा। पार्ट ए जिसमें आपकी जो ओरिजिनल डिटेल्स रहती है, जेनरिक डिटेल्स जो आप बार बार फॉर्म भरते हैं उसमें नहीं बदली जाती है, आपकी नाम है, पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें हैं, वो उस पार्ट ए में भरी जाएंगी सारी की सारी, और ये सारी की सारी एग्जैक्ट आपको भरनी है, बिल्कुल ध्यान दे करके भरनी है, समझ गए बात आप। और स्टेटस फील्ड इन पार्ट ए इज लिंक टू पार्ट बी, अब ये पार्ट ए है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन पार्ट बी के साथ लिंक्ड रहेंगी, ठीक है। आफ्टर फिलिंग पार्ट ए द कैंडिडेट विल हैव टू फिल अप पार्ट बी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। अगर आप चाहते हो कि मुझे 2 या 2 से ज़्यादा पोस्ट के लिए फिलअप करना है फॉर्म, पीजीटी के लिए भी लगाना है, टीजीटी के लिए भी लगाना है, टीजीटी में 2 सब्जेक्ट के लिए लगाना है, पीजीटी में 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, पीजीटी के साथ टीजीटी में लगाना है, ऐसा करना है तो आपको पार्ट बी भरना पड़ेगा बार बार, क्योंकि फॉर्म में पार्ट ए है वो सबके साथ अटैच है, तो पार्ट एक बार भर दिया उसको बार बार भरने की जरूरत नहीं है। और पार्ट ए में जो इन्फॉर्मेशन आपने भर दी लास्ट तक, ज्वाइनिंग तक, और आगे भी आपकी वही इन्फॉर्मेशन एज इट इज चले। अगर उनमें किसी प्रकार की आपने गलती करी तो आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे इस बात के लिए, तो पार्ट ए बड़े ध्यान से भरिए आप, ठीक है। पोस्ट सेपरेटली फॉर विच द कैंडिडेट्स अप्लाई विश टू अप्लाई वंस द पार्ट बी और एनी वन ऑफ द पोस्ट इज फिल्ड बाय द कैंडिडेट। और एक चीज़ और बता दें, इसमें आगे आएगा, हालांकि मैं बता दूं, जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हो तो सेपरेटली फीस देनी पड़ेगी। फीस क्या देनी पड़ेगी, सेपरेटली आपको देनी पड़ेगी। नो चेंज इन पार्ट ए विल बी अलाउड, पार्ट ए में किसी प्रकार का चेंज उसके बाद अलाउड नहीं है। A candidate may apply for more than 1 post, he is eligible. In such cases, candidate will have to pay the requisite fee separately for each post as applicable. जिस पोस्ट, जिन पोस्ट के लिए आप भर रहे हो सेपरेटली भर रहे हो, सेपरेटली फीस दो, भरो, कोई दिक्कत नहीं है उनको। A candidate can apply only for 1 post of PGT against various PGT post and can apply only for 1 post of TGT against various TGT post। ये बात जरूर ध्यान रखना, बात कर रहे थे कि एक ही पोस्ट भर सकते हैं अगेंस्ट बाकी किसी पीजीटी पोस्ट के लिए, और एक ही टीजीटी पोस्ट भर सकते हैं बाकी किसी अन्य पीजीटी पोस्ट की बजाय, एक भर सकते हैं आप, पीजीटी एक टीजीटी आप ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। Candidates will have to pay fee separately if she is applying for more than 1 post. The candidate should fill only 1 application form for 1 post, एक पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म। मल्टीपल एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो तो उनके लिए इज इफ डिटेक्टेड, हाँ, मल्टीपल एप्लीकेशन आप फिल करते हो, आपको पता हो कि आपके लिए एक पोस्ट भर रहे हो, आप सपोज किसी सब्जेक्ट से भर रहे हो, मान लो फिजिक्स से आप भर रहे हो, पीजीटी का फॉर्म भर दिया, यार आपको कोई दिक्कत होगी कि सर हमने तो ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरेगी कि और भरेगी, दोबारा भर देते हैं। तो दोबारा जैसे आपने भर दिया और वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेज पे डिटेक्ट हो गया, आपका किसी भी स्टेज पे डिटेक्ट हो गया तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, दोनों फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान देना इस बात।
नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरीज। इनके लिए एप्लीकेशन फीस अप्लीकेबल नहीं है, इनको नहीं देनी एप्लीकेशन, लेकिन प्रोसेसिंग फीस देनी है, जो अपन बात कर चुके हैं। ठीक है। टियर फर्स्ट एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल विल बी ओनली इन दिल्ली। ये बात काम की, प्रिंसिपल्स के लिए जो टियर फर्स्ट की एग्जाम लगेगी वो केवल और केवल कहाँ लगेगी? दिल्ली में लगेगी। While for other posts, the cities of examination will be decided according to the number of applicants। और applicants के आधार पर बाकी पोस्टों के लिए अलग अलग सिटीज़ में जो नेक्स्ट सेंटर बनाएगा वहाँ आपके एग्जाम्स लगेंगे। Therefore, the candidates have not been given option in the application form to the selection examination। इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आप चूज करते हो कि मेरा ये सिटी, मेरा वो सिटी विटी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान देना भाई। ठीक है। द एग्जामिनेशन एजेंसी रिजर्व टू राइट, हाँ ये सारे राइट्स एग्जामिनेशन जो वो है एजेंसी है उसके पास है। ठीक है। ये सारे के सारे राइट उसी के पास है कि वो कहाँ सीटी देती है, कहाँ नहीं देती है, कहाँ आपका चेंज करती है, कहाँ नहीं करती। आपकी रिक्वेस्ट पे किसी प्रकार का सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। द इंफॉर्मेशन related to examination city allotted to the candidate tier first shall be displayed on the website। ये सारी की सारी बातें वेबसाइट पे आ जाएगी, आप लॉगिन करके देख सकते हैं। टाइम टू टाइम कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शंस, आप ध्यान से पढ़ के जाना ऑनलाइन फॉर्मेट का। वैकेंसी नोटिफाइड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वेबसाइट फिलिंग द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शंस लाइबल टू बी सिमिलरली डिस्क्वालीफाइड। सीधी सी बात है, जो जो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं इस नोटिफिकेशन, किन किन बातों का आपका ध्यान रखना है, ठीक है, वो सारी की सारी आप पढ़ के जाएं आराम से। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वाइट गजट नोटिफिकेशन नंबर। दिस नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगी सारी की सारी चीज़ें गजट नोटिफिकेशन में। द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड केयरफुली एज पर इंस्ट्रक्शन कंटेंड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम ऑनलाइन। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डिवीजन, ये जो पासवर्ड और लॉगिन आईडी आप बनाते हो आप लास्ट तक रखें अपने पास, सेव करके रखें। ठीक है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इन फ्यूचर यूज। आगे के फ्यूचर यूज के लिए भी आप इसको काम में ले सकते हैं और उसी को रखना है ध्यान से। कैंडिडेट्स शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक नाम, क्या क्या आपको इंश्योर हो जाना है कि मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो गलती ना करूँ, भरते टाइम उनमें गलती ना करूँ। नेम ऑफ कैंडिडेट बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल्स बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, लास्ट तक वही रखना है। कैटेगरी में गलती नहीं होनी चाहिए। PWD स्टेटस इंक्लूडिंग सब कैटेगरीज। PWD स्टेटस किस किस में आप कौन कौन सी कैटेगरीज में आपने सर्टिफिकेट बना रखा है, कितने % का बना रखा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अलग अलग कैटेगरीज वाली भरनी है आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स वो एग्जैक्ट भरनी है। डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। फिर आप कहते फिरोगे सर हमारा तो डेट ऑफ बर्थ में ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, वो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपकी जिम्मेदारी रहेगी। एक्सपीरियंस डिटेल्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, है ना। ये एक्सपीरियंस डिटेल्स भरोगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये एक बार आपने भर दी वो ही फाइनल होंगी। उसके बाद आप चाहोगे कि सर अब मेरे से गलत भर गया, मैं चेंज कर दूँ, नहीं, फिर आप और ही कुछ देखिए तैयारी के लिए, है ना। Next, does not edit, modify after any information entered by the candidate after completion of application process under any circumstances। कह रहा है साहब कि किसी भी प्रकार का करेक्शन का मौका आपको नहीं। आपको आदत पड़ी हो कि RPSC करेक्शन के लिए खोलती है, यही करेक्शन के लिए खोलती है, और एग्जाम से करेक्शन के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। भरो तो ढंग से भरो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन्फॉर्मेशन देयर आफ्टर विल नॉट बी एंटरटेन। Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution। आपको पूरा ध्यान रखना है while filling up details in the application form। complete ध्यान से भरनी है। The candidate will be considered based on the information filled by candidates in the application form। Any other information submitted subsequently or in modification will not be considered for candidate under any case। Moreover, if the candidate fails to submit documentary evidence to support the information filled at any stage of the recruitment process, the candidature will be rejected। आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है सही से भरी हैं, ध्यान से भरी हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। मार्क्स भर रहे हो, मार्कशीट आपके पास है, नाम भर रहे हो, आधार कार्ड वगैरह, मार्कशीट में नाम, आपका एग्जिट है ना, वो ठीक करवा लें आप। आधार कार्ड में लगे, मार्कशीट में लगे, सारे के सारे ठीक करवा लें पहले। और जो जो इन्फॉर्मेशन आप भरे उनकी डॉक्यूमेंट्री आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। और अगर वो किसी स्टेज पे आपसे मांगते हैं और उस स्टेज पे आपके पास किसी प्रकार का फेलियर मिलता है, आप नहीं सबमिट करा पाते, तो आपका कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया, आपको उस भर्ती से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा।
Next, disclaims any liability that may arise to a candidate due to incorrect information. हाँ, वो कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने किसी प्रकार की गलती कर दी है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका कहना ही साफ साफ ये है। हाँ, सिलेक्शन के बाद आपसे कहा, जैसे राजस्थान में अपने पास वो प्रोसीजर है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। और वो सारी कंडीशन है, अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हो और करते हो, सिस्टम के खिलाफ जाते हो तो बढ़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस ओनली। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो जो आपका इसमें बता दी, सारी क्वालिफिकेशन बताई जाएंगी, उसके अनुसार होनी चाहिए। और जहाँ किसी के CGPA वगैरह है, ग्रेडिंग सिस्टम है और वो दिया गया है और आपने फॉर्म में ग्रेडिंग वगैरह भरी है, तो जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगा जाएगा और उस टाइम जब आप प्रेजेंट होगे तो मार्कशीट और उसमें जो आपका फॉर्मूला है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, वो सारा लेकर के आप वहाँ पहुँचोगे। उस टाइम आपको बताना पड़ेगा कि कितना आपके पास परसेंट, इक्वलेंट परसेंट कितना बनता है उस ग्रेड, ठीक है। इंटरव्यू या पर्सनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके टाइम आपसे मांगा जाए तो आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। इन केस ऑफ वेरिएशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, आपका इंग्लिश वर्जन मान्य होगा। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में किसी प्रकार की आपको इसमें त्रुटि दिखती है तो आफ्टर एग्जामिनेशन द फैसिलिटी टू डाउनलोड स्कैन कॉपी ऑफ OMR सीट। हाँ, एग्जामिनेशन के बाद OMR सीट है, उसकी स्कैन कॉपी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगी, इसके लिए रहेगी कि लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगी और थोड़े टाइम बाद उसको हटा लिया जाएगा, ठीक है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो टाइम टू टाइम नेस्ट की जो साइट है वो आप चेक करते रहें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं। आपकी उत्सुकता तो है कि वैकेंसी क्या है, कैसे नहीं है, क्या एग्जाम का पैटर्न, वो भी अपन बात करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द कन्फर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। के बाद आपका कन्फर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा और आपको कन्फर्मेशन पेज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस, द कैंडिडेट में हैव टू अप्रोच द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे। नेस्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रिफंड अंडर दिस। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरा पेमेंट तो कट भी गया और मेरा तो शो भी नहीं हुआ, कंफर्मेशन पेज भी जनरेट नहीं हुआ, तो नेस्ट कहता है कि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आपने जहाँ से किया, जिस बैंक से आप, जिस गेटवे से किया, वहाँ जाकर आप बात करें, आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। Candidate must ensure that their email address and mobile number to be registered in their online application form are valid as per relevant information. Important information communication will be sent on the registered email address and or through SMS or registered mobile number only. आपसे कह रहा है कि आपकी एक तो मेल आईडी बहुत अच्छी, आप जो यूज करते हो, ऐसे नहीं कि सालों से पड़ी है आपने कभी देखा नहीं, पासवर्ड आप नहीं देखना, एक ईमेल आईडी जो आप काम में लेते हो रेगुलरली, और एक आपके पास आपका मोबाइल नंबर जो रेगुलरली यूज में है, एक्टिव रहता है आपका, ठीक है। वो आप एप्लीकेशन फॉर्म में साफ साफ मेंशन करोगे कि टाइम टू टाइम आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी वो मेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर इनके अलावा आपके पास कोई घटना होती है, आप नहीं देते हो और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में कोई करेक्शन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप भर देते हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इन केस ऑफ ईमेल इज नॉट डिलीवर्ड ड्यू टू रॉन्ग ईमेल आईडी, तो उसकी कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है। Candidates shall appear at their own cost at examination center on the date, shift and time indicated in admit card. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें टाइम और डेट जो भी दिया जाएगा, सेंटर का नाम दिया जाएगा, वहाँ आपको उपस्थित होना है। Registered candidates are advised to visit the website and check their email applications, log in regularly for the latest updates. लेटेस्ट अपडेट के लिए आप क्या करो, अपना लॉग इन करके नेस्ट की साइट पे, और जो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस हैं वो आप टाइम टू टाइम क्या करते रहो, चेक करते रहो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। और इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट हैव वैलिड इशू, in case of candidate does not have a valid and operative personal email id, he should not she should create. अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आप जल्दी अपनी ईमेल आईडी बनवा लें, ठीक है। नहीं, ठीक है। बाकी सारी की सारी है कि आपकी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो आपको किसी भी स्टेट पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड्स एंड फेयर मीन्स, वो सारी की सारी सूचनाएं आपको पढ़ के जाना है, और सारी की सारी मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, ये अनफेयर मीन्स की जितनी भी सारे साधन हैं, इनसे आपको दूर रहना है किसी प्रकार से। अगर आप इनमें लिप्त पाए जाते हो तो आपका कैंडिडेचर है वो
क्या कर दिया जाएगा, हाँ निरस्त कर दिया जाएगा। अब आते हैं अपन किस पे, स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम पे। अबाउट एमआर स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, बस इस पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। एग्जाम कंडक्ट होगी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है। और टेंटेटिव वैकेंसीज है वो कितनी है वो अपन देख लेते हैं। क्या प्रिंसिपल्स की लगभग 225 वैकेंसी, लगभग क्या पूरी 225, ठीक है। और पीजीटी के लिए 1460 वैकेंसीज हैं, और टीजीटी के लिए हैं 3962 वैकेंसीज। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के लिए 228, लैब असिस्टेंट 146। टोटल वैकेंसी कितनी निकली हैं, 7267 वैकेंसी, ठीक है। ये वाली वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल्स के लिए जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है, अनरिजर्व 116, ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 33, एसटी 16, 225 टोटल हैं। बाकी की जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए हैं वो इनका दिया है विवरण। और एक अच्छी बात क्या है, हाँ ये पीजीटी की वैकेंसीज है, ये पीजीटी के लिए है, फर्स्ट ग्रेड के लिए जिसकी अपन बात करते हैं। मज़ेदार बात है, अपने वाले सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ना, खुशी की बात है। तो आप लग जाइए तैयारी पे, बहुत अच्छे से तैयार कीजिए सारी चीज़ों, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब के लिए दिए हैं लगभग 1460 वैकेंसी टोटल। अब क्वालिफिकेशन सॉरी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इस पीजीटी की वैकेंसीज हैं, कितनी है, किस में क्या है वो आप देख सकते हो आराम से, इसमें आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सारी वैकेंसीज हैं टीजीटी के लिए। और हाँ, टीजीटी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए कुछ पद तो क्या है, मूल सब्जेक्ट्स के लिए हैं यहाँ पे, और कोर सब्जेक्ट्स के लिए कुछ भाषाओं के लिए हैं, लैंग्वेजेस के लिए, वो सारे के सारे आपको बताए गए हैं। बाकी अदर जो कैटेगरीज हैं, म्यूजिक है, आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर है, मेल फीमेल लाइब्रेरियन, इनकी सारी वैकेंसीज आपको यहाँ दी गई हैं। वैकेंसी अच्छी खासी है, कितनी है, हाँ ये वाले नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज है, 550। अकाउंटेंट की हैं, जेएसए की हैं, लैब अटेंडेंट की हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी। डिटेल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सुटेबल कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी, ये आपको बताया गया है कि आपसे जब कहा गया था कि जब फॉर्म आप भरोगे, पार्ट ए जब भरोगे, तो वो पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो किस सब कैटेगरी में आएंगे, वो सब कैटेगरीज आपको यहाँ दी गई हैं। और यहाँ किस किस की कौन कौन से फंक्शनल्स की रिक्वायरमेंट है, और कौन से पीडब्ल्यूडी इन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से काम आपसे करवाए जाएंगे, यानी क्या क्या आप कर सकते हो, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहाँ, और उनमें कौन कौन से एलिजिबल हैं सब कैटेगरीज वाले, वो सारा का सारा इसमें दिया गया है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसको आराम से ध्यान से भर करके किन किन के लिए आप एलिजिबल हो वो भर के और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा उनके लिए दिया गया है। और नीचे किसी का नाम नहीं पता हो कि एस का मतलब क्या है, एस टी का, तो स्टडी सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग पेंडिंग ये सब आपको दिया गया है। ये उनके लिए सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनको 10% स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या क्या है। ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, फॉर्म भरने के लिए इंडियन सिटीजन ही अप्लीकेबल है। The vacancies for the post included in this recruitment notification are tentative and may increase or decrease और increase हो सकती हैं और किसी भी स्टेट पे। Next, reserve the right to fill or not fill the partially fill or any above vacancies about without assigning any region without whatsoever। सारे रिजर्व उसके पास है, सारे राइट्स उसके पास है के साथ बस। The recruitment shall be in accordance with the latest recruitment rules notified by NES as required staff will be the employee of, बिल्कुल सारे के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उसी के माने जाएंगे आपके लिए। हाँ, अब ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन आपकी जो इसमें एक्सप्लेन की गई है उसी के अनुसार प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके अलावा होंगी, और अगर आप इनको फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आप इससे बाहर रहेंगे। द कट ऑफ डेट फॉर कट ऑफ डेट, अब आप कहोगे कि सर लास्ट किस डेट तक हम गिने, तो एज की रिलैक्सेशन की बात करें और गिने तो किस डेट को हम गिने, तो कट ऑफ डेट आपके लिए 23 अक्टूबर 2025 रहेगी। और अगर किसी केस में ये फॉर्म की डेट एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में भी ये कह रहे हैं कि फॉर्म की डेट अगर लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन की एक्सटेंड हो जाती है तो उस केस में भी
23 अक्टूबर को ही कंसिडर करना है। 23 अक्टूबर ही क्या रहेगी आपकी कट ऑफ डेट रहेगी, जिस डेट को आपको कंसिडर करना है अपनी या कैलकुलेट करना है अपनी एज वगैरह सारी की सारी। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, ठीक है, वो सारी की सारी इसमें एप्लीकेबल है सारी चीज़ें। द रिटर्न टेस्ट टीयर सेकंड विल बी फॉलोड बाय इंटरव्यू पोस्ट प्रिंसिपल के लिए बता दिया कि टीयर सेकंड है, उसके बाद प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू होगा। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन टीयर सेकंड एंड कीपिंग द व्यू ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशियो ऑफ 1/3, 3 गुने बुलाए जाएंगे। टीयर सेकंड में पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए कितने गुने बुलाए जाएंगे? 3 गुने बुलाए जाएंगे, ठीक है। और इन द केस ऑफ प्रिंसिपल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन टीयर सेकंड, और पर्सनल इंटरव्यू 80-20 का रेशियो रख करके प्रिंसिपल के लिए मेरिट बनाई जाएगी। बाकी जो इन केस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टीयर सेकंड। बाकी जो कैंडिडेट है उसकी अपन बात कर चुके, टीजीटी है, पीजीटी है, बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स है उनके लिए टीयर सेकंड के जो मार्क्स हैं वो आपके पास फाइनल रिजल्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। जेएसए को छोड़कर, जैसे कि टीयर सेकंड के बाद जैसे के लिए क्या होगा, एक टाइपिंग टेस्ट होगा, वो जरूर होगा। हाँ, फॉर द, ये ध्यान देना, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन इन द नोटिफाइड पोस्ट एवरी कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम 30% इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। मिनिमम 30% आने चाहिए। एंड 25% रेस्पेक्ट एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स इन टीयर सेकंड एग्जामिनेशन। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई घोषित तभी किया जाएगा जब इन 2-3 कैटेगरी को छोड़ करके इनके लिए 25%, और आपको मिनिमम कितने आने चाहिए? 30% आपके लिए होना चाहिए। राजस्थान वाला फर्स्ट पेपर देख करके तो आपको पता ही है फर्स्ट ग्रेड का 40% वाले की तुलना में तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें। Based on the performance in tier second exam, written test and keeping the view of number of vacancies, the candidate will be called for document verification ratio 3 गुना बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फॉर पोस्ट अदर देन प्रिंसिपल के अलावा भी जो भी होंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 गुना बुलाए जाएंगे। जैसे इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल फॉर नोटिफाइड पोस्ट। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में प्रिपेयरिंग फॉर पैनल द नोटिफाइड पोस्ट, जितने भी पोस्ट दी गई हैं उनमें एक रेशियो जो उन्होंने बताया उसके अनुसार कैंडिडेट्स को एक पैनल बना देंगे कैंडिडेट्स का। पैनल इज एलिजिबल, पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी हैविंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द पैनल एंड विल बी ऑपरेटेड एज देन द वैकेंसी राइज। इसका मतलब ये रहा कि आपका क्वालिफाई हो जाओगे आप, क्वालिफिकेशन के बाद मान लो आपके पास 100 वैकेंसीज हैं, कैंडिडेट बुला लिए 300 और 300 एलिजिबल हैं, ये सारी 30% वगैरह सब फॉलो करते हैं और उनका जो क्राइटेरिया उसको भी फॉलो करते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 300 कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए। अब वो कह रहे हैं कि उनका जो 300 कैंडिडेट का पैनल बना दिया जाएगा और वो पैनल में 100 कैंडिडेट जो पहले वैकेंसीज आ चुकी हैं अभी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट में, उनके अनुसार उनको भर लिया जाएगा, और बाकी जो कैंडिडेट बच जाएंगे उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 2 साल तक रहेगी। इसका मतलब यह कि अगली 2 साल में जो पैनल बनाया जाएगा उससे जस्ट 2 साल उसी दिन से काउंट होगा, और उस 2 साल की ड्यूरेशन के भीतर अगर कोई वैकेंसी एमआरएस की और अराइज होती है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके लिए आपका पैनल बनाया गया है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा, दोबारा से उसकी एग्जाम नहीं ली जाएगी, ठीक है। ये वाली बात ये कहना चाह रहे हैं, ये बात अच्छी बात है। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट नोटिफाइड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बी डिस्प्लेड ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट। सारा का सारा नेक्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा। इवन एडमिट कार्ड इशूड फॉर कैंडिडेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और अदरवाइज, एंड इफ इन इट इज फाउंड एनी स्टेज, आपसे कह रहा है कि गलती से मान लो आपका एडमिट कार्ड जारी भी हो गया और किसी भी स्टेट पे आप नॉट एलिजिबल है, तो आपके पास किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है आप पेश नहीं कर पाए या गलत आपने भर दी, किसी भी स्टेज पे आपका डिस्क्वालीफाई आपको किया जा सकता है। The candidate's response sheet and other related papers documents of examination is in respect of their recruitment shall be kept on record for 2 months only from the date of publication of result। रिजल्ट के बाद 2 महीने तक आपके डॉक्यूमेंटेशन है उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। The final selection of candidates will be made on the basis of merit tier second, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन प्रिंसिपल और जेएसए, बार बार ये बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल और जेएसए को छोड़ करके बाकी का टीयर सेकंड के बाद फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा, वो सारी की सारी बातें। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल इनिशियली बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 years के लिए रहेंगे, और बाकी सारी बात आप जानते हो कि गड़बड़ आपने करी तो बढ़ भी सकता है ना, तो आप शांति से तरीके से आप एग्जाम सेलेक्ट होने के बाद जॉब करें 2 साल तक। द कैंडिडेट्स शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज एंड प्रिजर्व इट फॉर देयर रिकॉर्ड। फॉर्म भरने के बाद कंफर्मेशन आपका हो गया पेमेंट गेटवे से,
और उसके बाद आपके पास कन्फर्मेशन के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिस्प्ले होता है, उसका आपको एक हार्ड कॉपी ले लेनी है, ठीक है। और एंड शुड नॉट सेंड द सेम नेस्ट और एनी अदर एड्रेस, आपको उसको भेजना कहीं नहीं है, अपने पास ही रखना है सुरक्षित। द कन्फर्मेशन पेज प्रिंट आउट विल ऑल्सो हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको लेके जाना है कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू देने जाओ तब। एज द केस मे बी अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड copies of candidates in support of age, qualification, experience, caste, non-criminal, physical disability and economically weaker sections as applicable। ये सारी चीज़ें, इनके सब के डॉक्यूमेंट्स जब आप लेके जाओ तो उसकी भी एक अटेस्टेड कॉपी, ये इनकी सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जानी है और उसके एक हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जानी है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फादर मदर हस्बैंड एटसेट्रा शुड बी स्पेल्ड करेक्टली ऑन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी बात अपन कर चुके, जिसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है पार्ट ए में, आप बहुत ध्यान से भरोगे, किसी प्रकार का चेंज उसमें किया जाएगा और गलती पाई जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कॉस्ट डिटेल्स हैं, सब्जेक्ट किस डिटेल्स के लिए हैं, किसके सब्जेक्ट के लिए, और पे मैट्रिक्स क्या है वो आपके सामने है, ठीक है। तो प्रिंसिपल है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स जो भी आपने पीछे देखी है वो सारी की सारी हैं। लेवल अच्छा खासा पेमेंट देती है, EMRS 10% एक्स्ट्रा देती है बेसिक पे, वो और भी अच्छा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब कई देर से सोच रहे होंगे सर कितनी बार पका दिया सर ने, है ना, और एग्जामिनेशन का बताओ जल्दी से, कैसे लगेगी, क्या होगा। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 2 टीयर में लगेगी, प्री और फाइनल जिसको आप कहते हो वो। और टीयर फर्स्ट ऑफ EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन MCQ OMR बेस्ड 10 पेपर मॉड, while tier second will be combination of descriptive questions and MCQ OMR based pen paper mod. After tier second there will be interview for the post of principal and skill test for the post of junior secretariat assistant। कहने का मतलब tier फर्स्ट जो रहेगी ऑफलाइन लगेगी, पेन पेपर बेस्ड होगी, ऑफलाइन लगेगी, सेकेंड भी ऑफलाइन लगेगी, टीयर फर्स्ट में MCQ रहेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव लगेगी, कैसे लगेगी, ऑब्जेक्टिव लगेगी, ABCD आपके पास आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे, वो कितने आएंगे वो भी अपन देख लेंगे, मैं पहले बताते जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद टीयर फर्स्ट में 10 गुना पास करेंगे और उसके बाद लगेगी टीयर सेकंड। टीयर सेकंड में बहुत मजेदार चेंज इस बार रहा है, क्या रहा है, क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड MCQ OMR बेस्ड, ऑब्जेक्टिव भी रहेगी और सब्जेक्टिव भी रहेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो इसमें काम आएगा। आप जो रट्टा मारते हो ना आजकल, एक नया ट्रेंड आपने चला लिया है सभी ने, वो पढ़ लो, है ना, और उसमें अपने रटाफिकेशन शुरू कर दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसा नहीं चलेगा, है ना, और इसमें कई बार आजकल बहुत प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, OMR कोई खाली छोड़ जाता है, कोई भर जाता है, बाद में ये होता है, ऐसे कई चीज़ें उठती हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब हम डिस्क्रिप्टिव भी लेंगे, अगले बंदे को आता है कि नहीं आता वो लिख के भी तो देगा, उसमें पता चल जाएगा सामान क्या है इसके पास, ठीक है। तो इन्होंने दोनों मोड रखे, डिस्क्रिप्टिव भी होगा पेपर और ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो जो अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव भी अगर वो तैयार हैं तो वो इस वैकेंसी का सोच सकते हैं, और वो चाहते हैं कि सर केवल हम तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर हैं, तो वो इस वैकेंसी को ना सोचें, ठीक है। आफ्टर टीयर सेकेंड ये बता ही दिया, प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू को होगा और जैसे के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम पेपर्स, ये सेकेंड चॉइस ऑफ मीडियम, आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें लिए आपके लिए खुशखबरी है, दोनों मीडियम में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। हाउएवर इन केस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज, वो रहेगा आपका रीजनल में, और इन पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द पार्ट 6 क्या है, पेपर जो आपके लिया जाएगा उसका एक हिस्सा है, उसको कई पार्ट में बांटा गया है, तो पार्ट 6 है वो रीजनल लैंग्वेज में आपसे लिया जाएगा। फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ TGT रीजनल लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर द पार्ट 5 डोमेन नॉलेज ऑफ टीयर फर्स्ट विल बी इन कंसर्न्ड रीजनल लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आपने सेलेक्ट किया है तो वो आपका पेपर उसी में रहेगा। और बाइलिंगुअल रहेगा हिंदी और इंग्लिश, ये जब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है, दोनों में बाइलिंगुअल रहेगा। और अपना जो फिजिक्स का चल भी रहा है, बीच में बता भी दो भी, सीधी सी बात है, अपना जो फिजिक्स का चल रहा है फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का RPSC के लिए, वो बिल्कुल इसी मोड पे चल रहा है। कौन से मोड पे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी हम उतना ही लेते हैं जितना जरूरी है डिस्क्रिप्टिव, और MCQ बेस्ड है, वो आपका MCQ चल ही रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब अपना जो चल रहा है फर्स्ट ग्रेड का फिजिक्स का बैच वो पीजीटी के लिए बिल्कुल 100% एज इट इज डिटो चल रहा है, उसी मॉड पे चल रहा है। ये नहीं है कि आए और आपको कह दिया कि ये एमसीक्यू बेस्ड आपको तैयारी करनी है, इसका ये याद रखना, ये करना, वो करना, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये हमारा पहला रूल रहता है जो शुरू की क्लासों से लेकर अब तक चल रहा है, सदा से पढ़ाया तब से, कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्वेश्चन चाहे वो अगला डिस्क्रिप्टिव ले, चाहे आपसे क्या ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले, और कैसे भी एग्जाम ले, आप उसमें आराम से आंसर दे सको बिना किसी समस्या के। तो अपना जो एग्जाम चल रहा है, अपना जो चल रहा है बैच चल रहा है, वो इसके लिए भी एज इट इज 100% मैच है, और इसमें कोई कहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव भी चलता है टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ, और छोटी छोटी चीज़ें जिनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, अपन चलत में कहते हैं कि चलो ऐसे पढ़ लिया, वो नहीं, वो सारी की सारी अपने यहाँ लिखवाई भी जा रही हैं, पढ़ाई भी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको करवाया नहीं जा रहा, फिक्स टू द पॉइंट चला जा रहा है, ठीक है। तो बाइलिंगुअल है, अपना भी बाइलिंगुअल चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, इंग्लिश में चल रहा है ना, समस्या ही नहीं है उसमें आपको। तो बेफिक्र होकर के, और जल्दी अपन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इसका 2-3 दिन में ही, तो आप बेफिक्र होकर के इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं फिजिक्स के साथ, और इसका एक डिटेल वीडियो अपन बाद में बना देंगे, ठीक है। अब आता है एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और उसमें क्या क्या आएगा, देखो उसकी अपन बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न प्रिंसिपल पोस्ट के लिए टियर फर्स्ट, और ये केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। टियर फर्स्ट 100 नंबर के एग्जाम है, लेकिन केवल क्वालिफाइंग है, आपके मैन रिजल्ट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आप फिर से ध्यान से सुन ले, आपके मैन रिजल्ट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मैन रिजल्ट टियर सेकेंड पे ही होगा, और प्रिंसिपल के लिए प्लस 20% इंटरव्यू होगा, ठीक है। बाकी टीजीटी पीजीटी बाकी अदर जेएसए को छोड़कर अदर पोस्ट के लिए केवल टियर सेकंड में जितने मार्क्स आएंगे वही आपके फाइनल जो रिजल्ट है उसमें कंसिडर किए जाएंगे, टियर फर्स्ट को कंसिडर नहीं किया जाएंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस ऑन एनएस, और ये एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स ये केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, इसका सिलेबस क्या है वो इसकी साइड पे डाल दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ठीक है, इससे संबंधित जो भी होगा सिलेबस वो डिटेल्ड डाल दिया जाएगा, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और इनको क्वालिफाई करना, कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इसको। और टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2 घंटे का पेपर रहेगा, और कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, ओनली दिल्ली में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पीजीटी के लिए, सॉरी इसी के लिए टियर सेकंड। टियर सेकंड क्या रहेगा, कह रहा है टियर सेकंड ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन रेशियो 1:10 against notified vacancies on the basis of tier first preliminary examination subject knowledge examination। प्री का जो एग्जाम होगा, टियर फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा, उसमें 1:10 पोस्ट जितनी है उसका 10 गुना आपको पास किया जाएगा, और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। और उसका टियर सेकंड एग्जामिनेशन लगेगा, उसमें क्या रहेगा, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता, सिलेबस डाल दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल्ड सिलेबस इज अपलोडेड, ये सारा का सारा डिटेल सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला, और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव होगा है ना, वो 15 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। ऑन एवरेज देखें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, उसमें एक भी आ सकता है क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट भी हो सकते हैं, उसके 3 पार्ट भी हो सकते हैं, छोटे छोटे करके 4 पार्ट भी लिखवा सकता है आपसे, वो बात अलग है, ठीक है। और ये टेस्ट 3 घंटे का रहेगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और फिर कह रहा है टियर थर्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टियर सेकंड एग्जामिनेशन। इनका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, इंटरेक्शन 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। कितने, 100 मार्क्स का मेंस, इसका 80%, और 40 मार्क्स का इंटरव्यू, इसका 20%। उन दोनों को मिला करके प्रिंसिपल के लिए क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। वेटेज फॉर मेरिट ये बताई दी आपको। अब पीजीटी पे आते हैं, है ना। पीजीटी पे क्या स्थिति है, पीजीटी पे पार्ट फर्स्ट जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा, समझ गए बात आप। रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है, उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे।
टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। डोमेन नॉलेज, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वो 20 मार्क्स के रहेंगे। और इसी में एक चीज़ और जोड़ी है जो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी कल जोड़ दी है आरपीएससी के, एनईपी 2020 इसके 10 क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा पीजीटी के लिए। ये पीजीटी के लिए फर्स्ट पेपर थोड़ा सा अलग से डिजाइन किया गया है। आप कहोगे सर उसके लिए तो टीयर फर्स्ट में तो कितने थे, 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, 2 घंटे का पेपर था। यहाँ भी 2 घंटे का, 2.5 घंटे का क्यों क्या? हाँ, इसमें छठा पार्ट ऐड किया गया है। छठा पार्ट क्या किया गया है? ऐड किया गया है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश का और जनरल हिंदी का एक टेस्ट लगेगा 10-10 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स, 40% मार्क्स होने चाहिए। टुगेदर दैट इज मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी में 40% आपको लाने होंगे और इंग्लिश में भी आपको क्या लाने होंगे, 40% आपको लाने होंगे। टोटल 8 क्वेश्चन आपके मिनिमम 20 में से सही होने चाहिए, ये ध्यान रखना। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का आपको जो टीयर फर्स्ट का पेपर है, कौन से वाला, ये जो टीयर फर्स्ट का पेपर आएगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का, ये अगला ये वाला पार्ट तभी चेक होगा जब आप क्या करोगे, इसको क्वालिफाई करोगे। इसको क्या करोगे, इसको क्वालिफाई करोगे, तभी वो पार्ट क्या होगा, चेक होगा। ये बात आप जरूर ध्यान देना। ये पीजीटी के लिए स्पेशल अटैच किया गया है कि ये क्वालिफाई होगे इसमें तो ही ऊपर वाला पेपर चेक होगा। इसमें डिस्क्वालीफाई मतलब बाहर का रास्ता, इसलिए आपको 2.5 घंटे दिए गए, ठीक है। और इसके बाद टीयर सेकंड ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड, 10 गुना जो पास करेंगे उनके लिए ये टीयर सेकंड रहेगा। और टीयर सेकंड का वही फॉर्मेट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑफ द वेबसाइट। बिल्कुल इस वेबसाइट पे जाके आप सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सिलेबस आप डाउनलोड कर लोगे। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन 60 मार्क्स से। ये 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। ये पीजीटी के लिए था। और मेरिट लिस्ट है वो इसी टीयर सेकंड इसी एग्जाम के बेस बनाई जाएगी। 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, इसी के बेस पे आपकी पीजीटी की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब आएगी टीजीटी। टीजीटी के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, वो सारा का सारा है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं चलते चलते कि इसका पेपर का सिलेबस क्या रहेगा पहले वाले का। आप कहोगे कि सर इसमें क्या करें पहले वाले में, तो चलते चलते बीच में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ क्या रहेगा इसमें। देखो, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जो जनरल जीए का पहला पार्ट था, 10 क्वेश्चन जिसके आने थे। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इस फील्ड से स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में क्या रहेगा, पजल्स एंड पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का, डाटा एफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम्स, ये रहेंगे इसमें। और नॉलेज ऑफ आईसीटी में क्या रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये रहेगा आईसीटी में। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये रहेगा। और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहेगी आपके पास, ये रहेगा। जनरल इंग्लिश में क्या क्या रहेगा, वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जनरल हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये आपके पास उसका पहला पार्ट रहेगा जो अपन बात कर रहे थे इसमें, इस पहले वाले पार्ट में, ठीक है। और ये जो पीडीएफ मेरे पास है, बाकी जो पीजीटी के सिलेबस हैं उनको अटैच किया गया है इसकी पीडीएफ में, तो वो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है।
और इसमें भी वही 10 गुना जिनको पास करेंगे। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ टीजीटीज पार्ट 1 to 4th विल बी कॉमन। टीजीटी में एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, पार्ट 1 to 4th यहाँ तक कॉमन रहेगा, और बाकी जो पार्ट 5th है डोमेन नॉलेज वाला, इस डोमेन नॉलेज में एनईपी तो ठीक है वही रहेगी, लेकिन एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोजी है वो सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगी इस 5वें पार्ट में, ठीक है। और बाकी लैंग्वेजेज हैं उनका रहेगा लैंग्वेज के अनुसार, रीजनल लैंग्वेज के अनुसार, ये सारा का सारा। और इसमें भी टीयर सेकंड बेस एग्जाम, जो टीयर सेकंड होगा उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा, रिजल्ट बनेगा। टीयर सेकंड ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्ट, और उनके लिए वही जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे 10 गुना पास करने के बाद, वही फॉर्मेट सारा का सारा, 3 घंटे का एग्जाम, 40 और 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल उनके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, 5 पार्ट है, 6ठा पार्ट इनके लिए नहीं लिया गया है, ठीक है। इनके लिए 5 ही पार्ट कंसिडर किए गए हैं, और इस 5वें पार्ट में उसको कंसिडर कर लिया गया है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, इस 5वें पार्ट में उनके लिए पेडागोजी वगैरह वो तो होता नहीं है ना, एनईपी उनके लिए लागू नहीं है, तो उनको 5वें पार्ट में उनके लिए क्या कर दिया गया, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट कर दिया गया, ठीक है ना। जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज 10-10 क्वेश्चन तीनों के आएंगे, और तीनों को पास करना इनके लिए जरूरी रहेगा, 4-12 मार्क्स इनको लाने पड़ेंगे, ठीक है, ये वाली स्थिति है। और सेकंड उनके लिए वही इनका सिलेबस डाल दिया जाएगा, और तरीका वही रहेगा सेकंड टीयर सेकंड एग्जामिनेशन। और अकाउंटेंट के लिए आपको दिया गया है, अकाउंटेंट के लिए क्या रहेगा, सेम वही, आपके पास जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनिंग के 20, नॉलेज ऑफ आईसीटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30, और लैंग्वेज वाले 2 लैंग्वेज रहेंगी उनकी, हिंदी इंग्लिश, उनमें आप उनको 8 नंबर लाने होंगे। टीयर सेकंड उनका सब्जेक्ट डोमेन का जो रहेगा वो डाल दिया जाएगा सिलेबस। फीमेल स्टाफ नर्स है, उनका भी सेम वही प्रोसीजर है जो इनके लिए नॉन टीचिंग के लिए बाकी के लिए था सारा का सारा, और इन सब के लिए जो टीयर सेकंड है वो उसी प्रकार से रहेगा सबका, ठीक है। जूनियर जेएसए के लिए क्या रहेगा, जेएसए के लिए ये रहेगा सारा का सारा, जो फॉर्मेट अभी था उसमें थोड़ा सा चेंज है जेएसए के लिए। रीजनिंग एबिलिटी 25 रहेगा क्वेश्चन उसके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 रहेंगे, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन के 10 रहेंगे, बाकी 10-10 इनके रहेंगे, ठीक है। और टीयर सेकंड का सिलेबस इनका डाल दिया जाएगा, और फॉर्मेट वही रहेगा सारा का सारा। इनका फिर जेएसए का टाइप सेकंड 50 नंबर का इनका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है, और उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 20 होने चाहिए, ठीक है, और वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है, उसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, आप कहोगे सर उसके इंटरव्यू में तो 20% जरूरत है, इसमें भी जुड़ेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्वालिफाइंग नेचर का टीयर थर्ड, रिजल्ट उसका उसके आधार पर बनेगा, सेकंड टीयर सेकंड के आधार पर, है ना। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बता दिया आपको। लैब अटेंडेंट है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, जो जूनियर अकाउंट जेएसए के लिए है वही टीयर फर्स्ट का है, और टीयर सेकंड का फॉर्मेट वही है सबका। इसमें क्वेश्चन 55 आएंगे, टोटल 55 है सभी के लिए, मार्क्स 100 है, ठीक है, सभी के लिए। ये जेएसए के लिए बता दिया उन्होंने सारा का सारा। सिमिलर टीयर फर्स्ट विल बी कंडक्ट, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स सबके लिए कंसिडर होगा। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, 1 mark shall be awarded to every correct answer and 1/3 marks shall be deducted for every incorrect answer. Unanswered questions will not be given any marks. अगर आप किसी का आंसर नहीं देते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन गलत करोगे तो 1/3 गलत मार्किंग है, और वो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू में ही रहती है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं रहती। इंपॉर्टेंट नोट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू मार्क ओनली वन ऑप्शन ऑन द OMR सीट करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर। एक ही करना है, 2 गोले काले कर दिए और कर दिया तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा, ध्यान रखना जरा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ OMR आंसर सीट एंड आंसर कीज, ये टाइम टू टाइम आपको डिस्प्ले कर दी जाएंगी नेक्स्ट की साइट पे। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस आपको टाइम इस साइट से मिल जाएगा सारा का सारा, जब इस साइट पे आप नेक्स्ट की साइट पे जाओगे तो। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, एडमिट कार्ड है, ये आप आराम से पढ़ लेना बैठ करके, एडमिट कार्ड पे भी आएंगी और आपके पास भी रहेंगी सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारी पता होनी चाहिए आपको, जो हर एग्जाम के लिए कॉमन रहती हैं, वो ही मोस्ट ऑफ सारी इसके लिए कॉमन। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, वो आपको पता रहना चाहिए, 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे जाना है, बाकी इन्फॉर्मेंस की कोई चीज़ लेके नहीं जाना, रोल नंबर अपना अच्छे से मिला लेना, सीटिंग आप देख लेना, अपने एडमिट कार्ड की कॉपी एडमिट कार्ड ले जाना, अपने पास एक आईडी कार्ड भी लेके जाना, ये सारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लेके जाना, ऑथराइज फोटो आपके पास दूसरी आईडी होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी हो तो उसका एक आपके पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शन की जो होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन है, इसमें मैं छोटी सी बात कर लेता हूँ।
और ज़रूरी भी है। प्रिंसिपल है उसके लिए 50 साल से बड़ा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल 50 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए और ऑलरेडी जो छूट है बाकी सेक्शंस के अनुसार वो उनको SC ST OBC के लिए मिलेगी, वो जितने साल की मिलेगी वो मिल जाती है। हाँ, EMRS में ऑलरेडी एम्प्लॉय है कोई, ठीक है ना, उसके लिए 55 साल है, वो उनको अपना रिलैक्सेशन दे ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द मैक्सिमम एज शुड बी 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों होनी चाहिए। पहली मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% के साथ। इसमें आपको एक बात बता दूं, 50% से कम का काम नहीं है, ध्यान रखना। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड इन एजुकेशन में बीएड उसकी होनी चाहिए, कौन सी, MA MSc जो भी है उसके पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर बीएड नहीं है तो बीएड की जगह बीएड MAd वो किया हुआ है तो भी चलेगा, और अगर उसकी जगह उसके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड है, ग्रेजुएशन की डिग्री 4 ईयर इंटीग्रेटेड की है जिसमें बीएड कंसिडर है, वो भी क्या है, मान्य है उसके लिए, ठीक है। ये 2 क्वालिफिकेशन। और तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, जो उसके साथ होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्सनल होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और फोर्स ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लेवल 2। ये उसके पास क्या होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल का या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का, AEO का या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए, या PGT और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो ऑलरेडी PGT में है, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उसमें हो। इन तीनों में से अगर कोई सी भी उसके पास है तो तीसरी क्वालिफिकेशन उसकी ये है, कंपलसरी है, वो इसके पास होनी चाहिए। हाँ, डिजायरेबल है, ये हो तो बहुत अच्छा है, वो तो प्रेफरेंस मिलेगी इंटरव्यू में, ये ध्यान रखना डिजायरेबल होगा। और PGT के लिए नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो रिलैक्सेशन रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार मिलते हैं वो तो मिलेंगे उनको, 5 साल 6 साल 8 साल जो भी है। MRS का एम्प्लॉय तो 55 साल का होना चाहिए। इधर एक चीज़ जो बार बार जहन में क्लिक करती है, सर सीटेट वो आएगा, इसमें बता देंगे आपको किसके लिए लागू है किसके लिए नहीं लागू है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपका इंटीग्रेटेड PG है जिसमें BEd साथ में रहता है, अगर वो है 50% के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाइड हो। या फिर आपके पास क्या हो, PG हो, केवल MSc किया हो, और PG के साथ आपने क्या किया हो, PG अगर इंटीग्रेटेड नहीं है, केवल PG ही आपने किया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसके साथ आपको डिग्री होनी चाहिए, किसकी, BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्या हुआ भाई, ओ हो गया क्या, टेक्निकल इशू। नॉट, अब कर लेंगे। हाँ, इसमें थे अपन, PGT में थे, तो इसमें कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड MSc होनी चाहिए, या फिर आपके पास MSc है केवल और 50% के साथ, तो उसके साथ एंड BEd होना चाहिए, है ना, रिकॉग्नाइज आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है उससे BEd होना चाहिए, या BEd नहीं है तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd आपके पास हो तो भी चलेगा, या फिर आपने MA से पहले क्या कर लिया हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपके पास हो, जो BA BEd या BSc BEd के आपके पास डिग्री रहती है 50% के साथ, वो आपके पास होनी चाहिए। और डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर अंडर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, और वो आपके पास मास्टर डिग्री इन दिस सब्जेक्ट, PGT के लिए इन सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा आपको दिया गया है। अब आता है किसके लिए, TGT के लिए।
डिजायरेबल है, आपके पास हो तो प्रेफरेंस रहती है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 40 साल उसकी एज होनी चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन उनके अनुसार है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 50% मार्क्स के साथ आपके पास एमएससी होना चाहिए। इसमें बीएड की जरूरत नहीं है कंप्यूटर वालों को, ठीक है। हाँ, एक नोटिफिकेशन उन्होंने डाल दिया, इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। अब तो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रमोशन जब होगा आपका उसके लिए आपको चाहिएगी। टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज 35, मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, ए, बी एंड सी तीनों होनी चाहिए। ए में क्या है, बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, या तो 4 ईयर हो, इंटीग्रेटेड हो 50% के साथ, या बैचलर डिग्री ऑनर्स डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये हो, और इंडिविजुअल इन आल्सो इन एग्रीगेट 50% के साथ, या पीजी आपके पास हो 55% के साथ, ठीक है ना। और सेकंड क्या हो आपके पास, या फिर 3 ईयर आपके पास बीएड एमएड वाला सिस्टम हो, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड आपके पास होनी चाहिए, या बीएड एमएड वाला आपके पास 50% के साथ होना चाहिए, ठीक है। और सीटेट होनी चाहिए, मोटी बात यहाँ थी, इनके लिए क्या कह रहा है कि सीटेट होनी चाहिए, टीजीटी के लिए सीटेट होनी चाहिए। सीटेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज एसेंशियल, यानी 28 अक्टूबर के 2025 से पहले की सीटेट आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली बात होगी इंटीग्रेटेड वाली। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर अंडर, किस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो उसके साथ क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट अंडर ग्रेजुएट में रहने चाहिए, क्या क्या नहीं है आपके, वो आप चेक कर लें इसमें, है ना। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए अंडर ग्रेजुएट में उसको भरने के लिए, वो आपके पास रहे हैं तो आप भर सकते हो, वो नहीं रहे हैं तो आप नहीं भर सकते। फिर आता है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए आपके पास हो 50% के साथ, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस से आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 50% के साथ हो, और बीई या बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो 50% के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला आपके पास आता है आर्ट टीचर के लिए, आर्ट टीचर के लिए वही एज वाली तो सारी, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, ये सारे के सारे होने चाहिए। और ख़ास बात है एंड मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, मेन सब्जेक्ट है वो 3 सालों में ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इसके लिए सीटेट की कोई बाध्यता नहीं है इसके लिए, और ना ही इसके लिए बीएड की कोई बाध्यता है। म्यूजिक टीचर है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री उसके पास होनी चाहिए 50% के साथ, बाकी सीटेट और उनकी कोई बाध्यता उसके लिए नहीं है। फिजिकल एजुकेशन टीचर है, मेल फीमेल दोनों के लिए एसएसएल 4 ईयर बीपीएड होना चाहिए उसके पास, या बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ओपन एनसीटी ऑर्गेनाइजेशन बीपीएड हो 50% के साथ हो, या फिर बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन एज इलेक्टिव सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ हो, ठीक है। और जो फीमेल है उसके लिए भी सेम यही कंडीशन है। और लाइब्रेरियन है उसके लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए 50% के साथ, या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में हो तो भी चलेगा, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो तो भी चलेगा 50% के साथ, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स है उसके लिए बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और सेकंड क्या उसमें फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड 3 है। इसका सेकंड रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ आरएन और आरएम विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस मिनिमम उसके पास होना चाहिए, ठीक है, 50 बेड वाले हॉस्पिटल का। हॉस्टल वार्डन है उसके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होना चाहिए, और बैचलर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री है वो भी उसके लिए चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटेंट है उसके लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स की होनी चाहिए, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले नहीं चलेंगे, ध्यान देना इस बात को। एज उसकी 30 साल होनी चाहिए, जो जेएसए की भी 30 होनी चाहिए, और 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी स्पीड रहनी चाहिए 25 वर्ड्स इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में टाइपिंग की स्पीड उसकी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट की है 10th पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑफ लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, 12वीं साइंस से किया हुआ होना चाहिए, वो चलेगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको दे ही रखी हैं, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर पॉलिसी है वो सभी में लागू होती है इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार, वो सारी की सारी रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे। और ये क्या कह रहा है इकोनॉमिकली, हाँ वीकर सेक्शन है उनके लिए जो भी दिया गया है कि किस साल का बनवाना है,
वो आपको बनवाना है। सबके फॉर्मेट आपको दे रखे हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, ओबीसी के लिए क्या कंडीशंस हैं, कितना रिजर्वेशन है, वो सारा का सारा, पीडब्ल्यूडी के लिए वो जब सबके साथ जो रहता है वो सबके साथ है। डिफिनेशन ऑफ अनफेयर मीन्स वो बताया गया है कि अनफेयर मीन्स का मतलब क्या है, सारा पढ़ लेना एज इट इज। और ये आपको दिया है कि SC/ST के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए, और सबके फॉर्मेट दिए गए हैं, SC/ST, OBC, EWS की। ये फॉर्मेट आपको दिया गया है क्रिमिनल एयर के लिए, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट का होना चाहिए, दे रखा आपको। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिलैक्सेशन वगैरह है, उनका ये सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना है। ये सारे सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो आप चेक कर लेना सारे के सारे, ठीक है। ये आपके पास वैकेंसी थी, तो अच्छे से आप इसको देखें। अगर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीजीटी फिजिक्स के लिए आपको किसी प्रकार की क्वेरी की जरूरत है तो एडविस्टा 2.0 यूट्यूब चैनल है। कौन सा? एडविस्टा एडविस्टा 2.0 अपना यूट्यूब चैनल है, और ऐप भी है। आप उसको क्या करो, डाउनलोड करो और ऐप पे जाओ, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी वहाँ पर। और यूट्यूब चैनल पे आपके लिए वीडियो मिल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। नवरात्रि की शुरुआत से आपको पीजीटी के लिए कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगी फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो होप सो आप तैयारी में जुड़ जाएं। और एक नया वीडियो अपन और लॉन्च करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी के साथ कैसे तैयारी करें, कैसे दोनों का बैलेंस बिठाएं, वो जल्दी अपन 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे, ठीक है।